और जब तक आ रहे हैं इस तरह मंच पर, तब तक हमने कुछ तैयारी की है सिन्हा साहब के बारे में। आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। कौन है बे तू? खामोश। अबे ओ तेलगी की छठी औलाद, बिल्ली के नाखून बढ़ जाने से बिल्ली शेर नहीं बन जाती। अब आ रहे हैं वो जो देश के जाने माने अभिनेता हैं, मशहूर और जुझारू नेता हैं। हिंदुस्तान जिन्हें बिहारी बाबू के नाम से जानता है, जिनकी आवाज सभी को खामोश कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा की। कालीचरण, विश्वनाथ, काला पत्थर और शान जैसी दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में और दसियों पुरस्कार इनके नाम दर्ज है। राजनीति में भी आपने झंडे गाड़े हैं। बॉलीवुड आपका कर्जदार है। नए कलाकार आज भी आपको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसी शानदार शख्सियत के मालिक शत्रुघ्न सिन्हा का न्यूज इंडिया 24x7 के राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में स्वागत है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए कितनी तैयारी के साथ हमने आपका वेलकम तैयार किया हुआ था यहाँ पर। और चाहेंगे सर प्लीज़ आप मंच पर आएं, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि बिजनौर से सांसद मलूक नागर साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए सर प्लीज़ आप भी मंच पर आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। अगर तालियां नहीं बजी तो सबको खामोश कर देंगे ये। थैंक यू सर। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी व्यस्तता, इतने बिजी शेड्यूल, कहाँ कहाँ आप बिज़ी रहते हैं इसकी चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन आप बहुत बिजी रहते हैं। उसके बाद भी आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ इंडिया 24/7 के परिवार की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय त्रिवेदी जी। आप बहुत ही लर्नेड हैं, बहुत गुणी आदमी हैं। आपको मैं बहुत सालों से जानता हूं और आपके व्यक्तित्व को मानता हूं मैं। इसलिए जब आपके नाम का जिक्र हुआ चेयरमैन साहब के अलावा, तो मैं दौड़ा हुआ भागा हुआ यहाँ आ गया। हालांकि इन दिनों मेरे दाहिने पैर में थोड़ी चोट लगी है, जिम में ही गिरा अभी चंद रोज़ पहले। कोई और प्रोग्राम होता तो शायद नहीं आता, रिक्वेस्ट करता, लेकिन आप लोग का नाम था और आपका जादू सर चढ़ के बोलता है, इसलिए मैं आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आपकी व्यस्तताएँ भी और आपका स्वास्थ्य, उसके बाद भी आपने समय निकाला। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। शायद ही कोई आदमी हो इस हॉल में, हिंदुस्तान में और दुनिया में जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब को नहीं जानता हो। राजनीति के तौर पर, फिल्म के तौर पर, बॉलीवुड स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर तो उनका जब जो है हमेशा छाया रहा। और उनकी जब बायोग्राफी आई, एनीथिंग बट खामोश,
एक्चुअली क्या है सर, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जब आप होते हैं तो आपके बात कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, खामोश। आप देखिए कि सब हॉल जो है खामोशी से आपको सुन रहा है। कहाँ से बात शुरू करें सर? बॉलीवुड से? बॉलीवुड में तो बात करेंगे तो 3-4-5 दिन लगेंगे। आपका अपना अधिकार क्षेत्र है जी आप तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहाँ ख़त्म करेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी, क्योंकि आपने बॉलीवुड इतना लंबा करियर किया, हिंदुस्तान के हजारों लाखों फैंस आपके हैं जो बॉलीवुड को लेकर हैं, और पॉलिटिकल शुरुआत जो हुई वो भी एक बॉलीवुड के स्टार के साथ हुई। तो पहले हम बॉलीवुड के चर्चा करना चाहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर आज तक कैसे बॉलीवुड बदल गया है और क्यों ऐसी बड़ी वजह है कि 30 साल 40 साल बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ही सबको खामोश करते हैं। ये तो मैं कुछ हद तक ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड यानी सो कॉल्ड बॉलीवुड तथा कथित बॉलीवुड, जिसे हम तो फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं या एंटरटेनमेंट बिजनेस कहते हैं, जी इसमें काफ़ी बदलाव तो हुआ है। जी और अगर इसकी बात करें तो अभी 2-3 साल जो कोरोना का महाकाल रहा उसकी वजह से भी स्टार पावर की कमर टूट गई, और इस बीच में हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों का बहुत नाम तो हुआ OTTs पे, चाहे वेब सीरीज़ पे, या ऐसे फिल्में भी कुछ आईं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अपने तमिल तेलुगु लोग अच्छी फिल्म अच्छा काम बनाकर कर अच्छा नाम किया और अच्छा काम किया। हमारी फिल्में अनफॉर्चुनेटली, चूँकि मैंने कहा ज़्यादातर स्टार पावर टूट गई, लोगों के सामने जो लार्जर देन लाइफ इमेज दिखता था कलाकारों का, वो कोरोना काल में बहुत उनका इमेज दब गया, झुक गया। ऐसा लगा कि ये लोग भी इसी मिट्टी के हैं और ये लोग के अंदर भी कोरोना से लड़ने की शक्ति नहीं है, कोरोना में साथ देने की शक्ति भी नहीं है बहुतों में। जी इस वजह से सोशल मीडिया वगैरह का बहुत उन पर अटैक हुआ, प्रहार हुआ, उसकी वजह से उनके इमेज बहुत गिरी। फिल्मों की, तमिल की फिल्मों की फिल्में, तेलुगु फिल्में और साउथ की फिल्में, उनका बहुत नाम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। साथ ही साथ ये भी है कि हम जैसे आदमी जो फिल्मों में, आपने कहा कि अभी तक कैसे थोड़ा बहुत प्रभाव दिखता है, जी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ, जैसे राजनीति में अगर पीपल्स लीडर कहते हैं या पीपल्स वर्कर कहते हैं या पीपल्स मैन कहते हैं, तो फिल्मों में भी मैं पीपल्स एक्टर बन के सामने आया। जी यानी ज़ीरो से हीरो की कहानी है। जी मैं ओवरनाइट स्टार नहीं बना, ओवरनाइट स्टार। धीरे धीरे, शनय शनय, स्लोली बट श्योरली स्ट्रगल करता हुआ ऊपर आता हुआ अपने बलबूते पे। वरना इसके पहले ना सिर्फ बिहार से, हमारे अपने बिहार से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कटी फटी शक्ल लेकर कोई हीरो नहीं बना था और ऐसा बड़ा स्टार नहीं बना था, इतना नामचीन नहीं हुआ था, जी जो क्योंकि लोगों को पसंद आता गया। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो पहले विलन थे, जी तो विलन से हीरो कैसे बन विलन गए? से हीरो बनना। तो मैं बताऊंगा विजय जी कि मैं विलन से हीरो मेरे हाथ में बनना नहीं था। मैं तो वो बेगर था, भिखारी था, जिसके पास कोई चॉइस नहीं था। जो रोल मिल रहा था उसी रोल में अपनी खूबी सर डाल। चॉइस, बैगर को तो हीरो से विलन बनाते हैं, विलन से हीरो बनाने का बैगर तो मैंने पहली बार सुना। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैं जब शुरू में था, छोटे छोटे रोल्स मिल रहे थे, शायद कटी फटी शक्ल की वजह से होगी। आज से बहुत ही दुबला पतला था, यानी आज से आप समझ जाओ 60-70 पाउंड कम था, इतना, जिसे बहुत लोग सीकिया पहलवान कहते थे। लेकिन शायद उनको मेरी आवाज़ या मेरी पर्सनैलिटी का टोटलिटी में पसंद आता गया और धीरे धीरे मैं ज़ीरो से हीरो के बीच में फिर विलन बना। विलन में ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी हुई कि लोग कहते हैं, शायद दुनिया को, विदेशों के अखबार में भी आता था और आपने भी बहुत से लोगों ने सुना होगा कि शायद ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी आज तक किसी विलन की नहीं हुई कि तालियां बजती थी। और विलन के एंट्री पे ताली बज जाए, विलन को हीरो को मारता था तो ताली बजती थी, हीरो मुझको मारता था उसको गाली मिलती थी। ये सब देख के लोग दंग भी हुए, बहुत खुश भी हुए। विदेशों के अखबारों में आने लगा कि पहली बार एक लड़का, एक विलन उभरा है जिसका इतना नाम और इतनी उसकी चाहत है लोगों में, और उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो फिल्मों में विलन के रोल को देखा और तालियों की गड़गड़ाहट को जो लोगों ने सुना,
वो हमारे एग्जिबिटर्स जो हैं उन तालियों की गड़गड़ाहट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट को उन्हीं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को पास कर दिया। और जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कल तक मुझे विलन ले रहे थे, उनको मजबूर होकर शायद मुझे हीरो के रोल में लेना पड़ा और जनता ने स्वीकारा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी का एहसानमंद हूँ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का नहीं हूँ, जनता, मैं अपनी जनता जनार्दन का हूँ, इन लोगों का हूँ जिनकी वजह से मैं हीरो बना। जी। और शायद ऐसा बना, ऐसी अमिट छाप छूटी कि मेरा सौभाग्य रहा कि बड़े बड़े जो बहुत अच्छे अच्छे दमदार कलाकार रहे या अच्छी व्यक्तित्व वाले, चाहे जैसे हमारे धर्मेंद्र जी हों बड़े भाई समान, या हमारे राजेश खन्ना रहे मरहूम, या ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं, उनकी श्रेणी में लोगों ने डाल दिया। तो वो इम्पैक्ट जो है आज तक दिखाई पड़ता है। आज तक अभी आसनसोल का इलेक्शन लड़ा तो कई लोग कह रहे थे कि शायद ऐसी पॉपुलरिटी आसनसोल में जो लोगों ने स्वीकारा, जो दिया, वो शायद नहीं देखने को मिली होगी, अक्सर नहीं देखने को मिलती। आसनसोल में भी पहले भी पॉपुलर लीडर, हाँ, पॉपुलर स्टार जो है वो हो लेकिन जब गया तो मैं इसमें मैं लोगों का, जनता जनार्दन का बहुत विजय जी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने किया। उसी वजह से वो इम्पैक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है आज भी दिखाई पड़ता है। और वाकई ताज्जुब होता है कई बार कि आज कई बड़े बड़े और नए नए स्टार्स हैं, वो कहीं आते हैं तो कई बार मुझे जब लोग कहते हैं कि आपको या आप जैसे लोगों पे आज भी ज़्यादा भीड़ होती है और ज़्यादा चाहत होती है, तो मुझे ताज्जुब भी होता है और साथ ही साथ खुशी भी होती है कि देखो इम्पैक्ट जो है जनता ने ऐसा दिया है। तो इसकी वजह, जहाँ तक फिल्मों में बदलाव का सवाल है, बहुत और सारे बदलाव आ गए हैं। पहले म्यूज़िक जो था, संगीत जो था, वो आज शोर शराबे का रूप ले चुका है। अगर आप कहें तो पहले कलर्ड फिल्में थी, उसके पहले ब्लैक एंड वाइट थी, आज कुछ कलर से आगे ऐसी तरफ चला गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई तो ब्लू फिल्म मत, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। फाइट जो है मॉर्बिडिटी में रूप रख दिए, पहले एक्शन होता था, अभी मॉर्बिडिटी होती है। कहानी जो इतनी अच्छी होती थी कि आज भी आप उन फिल्मों की कहानी याद रखते हैं जो फिल्में देखते थे। चाहे फिल्में जो बनती थी, चाहे मुग़ल आज़म हो, कि गंगा जमुना हो, कि राज कपूर की जिस देश में गंगा बहती हो, कि अनाड़ी हो, कि सुजाता हो, एक से एक फिल्में। आज जो है काला पत्र, मैंने बहुत सारे, लेकिन आज लगता है फिल्में तो बन रही हैं, कहीं आत्मा गायब है, सोल इज मिसिंग। और शायद यही वजह है कि अभी जो फिल्में जो बहुत अच्छा करना चाहिए थे इन दिनों में, वो नहीं। अच्छे अच्छे हिंदी स्टार्स के, हमारे भाइयों के, हमारे अपने जूनियर्स की, हमारे कलीग्स की फिल्में उतनी अच्छी नहीं कर रही जितना कर सकती थी। और इस बीच में साउथ की फिल्में, वो भी हमारी फिल्में हैं, हमारा ही साउथ है, भारत एक है, तो वो लोग आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कहना चाहूँगा कि अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। शायद इसी बात से इंस्पायर्ड होकर, मोटिवेट होकर हमारे फिल्म के लोग जो हैं और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, चाहे कलाकार लोग हैं, संगीतकार लोग हैं, शायद पूरी कोशिश करके, पुरजोर कोशिश करके फिर से खोई हुई ग्लोरी को वापस लाने की कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। आमीन। आपने स्टार पावर की बात की, नई जनरेशन की बात की। नई जनरेशन की बहुत खूबसूरत सितारा है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा को कैसे देखते हैं? एक फादर के लिए बेटी का चमकता सितारा होने से बड़ी बात कोई नहीं होती, और वो भी अब जो दौर चल रहा है उसमें सोनाक्षी ने अपनी जगह बनाई है। तो सोनाक्षी ने शत्रुघ्न से क्या क्या लिया है? पहली बात तो बता दूं, वो पिता पुत्री का रिश्ता है, मेरी एप्पल ऑफ द आई है, हमारी अपनी बेटी है, बहुत प्यारी है, बहुत लाडली है, और उसमें दो राय नहीं कि बहुत टैलेंटेड भी है, बहुत कॉन्फिडेंस है सोनाक्षी सिन्हा के अंदर में। कई लोग कहते हैं कि उसको माँ की खूबसूरती मिली है और बाप का उसको आत्मविश्वास मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है, बाप का सेंस ऑफ ह्यूमर मिला है उसमें। उस तरह से बहुत अच्छी है, उसने अपनी एक छाप बनाई है, एक इमेज बहुत अच्छी बनाई है उसने, और ये कम देखने को मिलता है। ये बहुत फ़ख्र या गर्व का विषय है हम लोगों के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा कि इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता है। जैसे आप मुझे कह सकते हैं कि जब फिल्मों में आया तो अल्लाह ताला का फजल, वाहेगुरु का आशीर्वाद, प्रभु राम की असीम अनुकंपा के अलावा आप कह सकते हैं कि मैं सेल्फ मेड मैन बना।
मेरे पीछे न कोई गॉडफादर, फिल्मों में भी चाहे राजनीति में भी, जो 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा, जी तो मेरी फिल्म किताब जिसका आपने जिक्र किया, एनीथिंग बट खामोश, वो इतनी बहुचर्चित किताब में, बायोग्राफी में भी ये लिखा है कि दोनों क्षेत्र में, चाहे फिल्म हो या पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स हो, दोनों में जो ऊंचाई हासिल की, उनमें उनके पीछे मेरे किसी दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं। फिल्मों में तक कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मेरे ख़ानदान से, कोई आर्टिस्ट नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं। उसी तरह से पॉलिटिक्स में आज तक कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई काउंसलर नहीं, कोई दूर से कोई नाता भी नहीं रहा। दोनों क्षेत्र में जिस तरह से हम लोग आए, वो जो मैं शुरू में कहा कि अल्लाह ताला का फजल, वाहे गुरु का आशीर्वाद, प्रभु राम की असीम अनुकंपा और आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहा विजय जी, जिससे हासिल की। और ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे पीछे कोई गॉडफादर था या हमारे पीछे कोई फादर था। जी मैं, लेकिन सोनाक्षी इतनी हालत उन्होंने खुद किया है। सोनाक्षी के आगे आने में हो सकता है मेरा सोनाक्षी के पास गॉड जैसा फादर था। नहीं, सोनाक्षी के जो भी फादर था, हमारी वजह से पहचान बनी हो, ज़रूरी है कुछ फैमिली फ्रेंड सामने आए, लेकिन हमने पुश नहीं किया। अगर पुश किया होता तो हम लव ऑफ कुश, हमारे बच्चे हैं, उनको भी पुश किया होता हमने। मैं कभी पुश नहीं करता हूँ, मैं देख, लेकिन अगर उनको अपनी जान पहचान की वजह से उन लोगों को पसंद आया और उन्होंने अपनी मेरी बिटिया को अपनी बिटिया समझ के मांगा, और अगर बिटिया पहले मान नहीं रही थी, मान गई, वो तो फैशन डिज़ाइनर है, वो तो करना नहीं चाह रही थी, जी तो वो मान गई, तो उसके बाद उसने अपने बलबूते पे, यानी कहा माँ की खूबसूरती और पिता का कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास लेकर सामने आई, तो ठीक है, उसको भी हम सेल्फ मेड ही कहेंगे। लेकिन कई लोगों को कहने का मौका ज़रूर रहेगा कि उसके पीछे फादर थे, जी माता पिता थे, ठीक पर है। हमारे तो कोई, मैं तो पहली बार, उसको टाला तो नहीं जा सकता, वो तो टाला नहीं जा सकता है, लेकिन मैं तो सीधे बिहार से, पटना से पहली बार पुणे आया और बिहार से पहली बार जय महाराष्ट्र आया, जी तो मेरे पास किसी को जानता नहीं था, तो स्ट्रगल करके आया, तो ये फ़र्क है। उसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि सोनाक्षी जो है, आज देश में जितनी अभिनेत्रियाँ हैं, जितने कलाकार हैं, उनमें से चंद बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सुंदर कलाकार हैं। और बहुत अच्छे कलाकारों में से एक है। सर, फिल्म और पॉलिटिक्स दो अलग अलग फील्ड हैं, लेकिन दोनों का बेस एक ही है, जनता की मोहब्बत। दोनों में जनता की मोहब्बत से हीरो बनता है, लीडर बनता है। सही है, सही बात है। और बिल्कुल। फिर लोग अचरज करते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा पॉलिटिक्स में कैसे पॉपुलर हो गए, कैसे हिट हो गए, लेकिन जो आदमी हर हफ्ते हिट होता हो, हर हफ्ते इम्तिहान देता हो जनता की मोहब्बत पर, उसके लिए 5 साल में क्या मुश्किल है? हाँ मुश्किल नहीं है, जी लेकिन ये आपको हर घड़ी हर दिन एक इम्तिहान से इम्तिहान गुजरना देना पड़ता पड़ता है, देना पड़ता है। आपके आपसे अपेक्षाएं इतनी होती हैं, स्टार से भी और स्टार से ज़्यादा पॉलिटिक्स में। यहाँ बहुत सारे आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं, जी इन लोग से पूछिए जब क्षेत्र में जाते हैं तो क्या गुजरती होगी इन पे। हमें बहुत याद है, हमारे बड़े भाई समान मार्गदर्शक यशवंत सिन्हा जी बता रहे थे, जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या क्या नहीं किया हज़ारीबाग के लिए उन्होंने और पूरे देश के लिए। तो हज़ारीबाग जब गए थे वो खुद ही बता रहे थे, वो तो आईएएस भी रहे, क्या नहीं रहे, उन्होंने कहा कोई इम्तहान पास करना उतना मुश्किल नहीं है, आईएएस का भी नहीं, जितना पास करना मुश्किल है पॉलिटिक्स का इम्तहान, पॉलिटिकल लीडरशिप का इम्तहान। और उन्होंने कहा कि जब मैं गया वहाँ पे हज़ारीबाग में, मैं समझा कि मेरी बड़ी तारीफ़ होगी कि साहब इतना हमने काम किया है, हाईवेज बनवाए, सड़कें बनवाए, फिल्म इंडस्ट्री को हमने फिल्म इंडस्ट्री का रूप दे दिया, सब कर दिया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसके बावजूद कुछ लोग सामने आए, यशवंत जी से पूछा कि कहा सर नाला तो मेरा बनवा नहीं किया है, इसको नहीं बनवाइएगा, छोड़िए का नहीं किए, ये बताइए तो नहीं देश की किए ना, इकोनॉमी बदलने से क्या होगा? इससे क्या होगा। तो हर रोज़ इम्तहान से गुजरना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा नेताओं को कहता हूँ, ख़ासकर अपने कलीग्स को, दोस्तों को, कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में है अपनी आप क्रेडिबिलिटी बना के रखें, जी छवि बना के रखें, आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए। सफलता ज़रूरी नहीं है, आज ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप जो काम लें उसको काम को सफल तरीके से कर दें। कोशिश दिखनी चाहिए, सिंसियरिटी दिखनी चाहिए आपकी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा ही वाक्य है, आप लोग अप्रिशिएट भी करते हैं,
हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ काम का होना ज़रूरी नहीं है, काम कर काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि काम का होना। काम का होना। तो मैं दोस्तों से कहता हूँ, लेकिन हाँ अब तो चल रहा है जो। लेकिन सर, आपने पहला चुनाव राजेश खन्ना जी के खिलाफ लड़ा, आप हार भी गए और आपने कहा कि ये बड़ी भूल थी, लेकिन आपका ये पूरा पॉलिटिकल करियर भी जो है ना, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है। एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर कुछ समय कांग्रेस के साथ, और अब ममता दी के साथ तृणमूल में। इसको आप कैसे देखते हैं, ये मोड़ जो है, या इसमें कहीं पर आपको लगता है कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, कोई नाराजगी हो गई? कोई भूल नहीं, ये भाग्य का चक्र तो कह सकते हैं आप जी। एक यात्रा कह सकते हैं आप, भाग्य का चक्र कह सकते हैं आप। लेकिन मैं जब आया था तो मैं पहले राजेश खन्ना जी वाली बात कर लूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मैंने कहा भूल इसलिए नहीं हुई कि चुनाव लड़ा। जी। मैं आज भी कहता हूँ मुझसे भूल ये हुई कि एक तो मैं फ्रेंड फिलोसफर गाइड और अल्टीमेट लीडर ऑफ द सोसाइटी आडवाणी जी को मैं ना नहीं कह सका। उन्होंने मुझे कहा था कि इस बार मैं ना नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं तो उस वक्त चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। जी। मैं पॉलिटिकल कैंपेनर था, लोगों को मदद करता था, जो लोग अच्छे लगते थे उनको लाना चाहता था, और जो लोग अच्छा काम नहीं करते थे उनको हमें कहता था कि बाय बाय करो, इनको जाने दो। मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था, लेकिन पता नहीं सबको ना कहा मैंने। अटल जी को ना कहा, कल्याण सिंह को ना कहा, शांता कुमार जी को ना कहा, कृष्ण लाल शर्मा जी थे उनको ना कहा, लेकिन आडवाणी जी ने अपने घर बुला के हमको कहा। मदन लाल खुराना जी को ना कहा हमने। उसके बाद घर बुला के आडवाणी जी ने कहा कि मैं इस बार आपसे ना नहीं सुनना चाहता हूँ। और मैं अजीबो गरीब सी स्थिति में, पेशोपेश में, कश्मकश में, खैर बाकी कहानी तो है। तो मैं जब चुनाव लड़ा, राजेश खन्ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको बहुत तकलीफ हुई। उनको लगा कि मैं उनका इतना अच्छा दोस्त उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, हालांकि मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ रहा था, पार्टी के साथ लड़ रहा था, और वो कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रहा था उस वक्त, उनके खिलाफ नहीं लड़ रहा था। उनको समझाता कौन? राजेश खन्ना बहुत ही भावुक आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और उनके दिल को चोट लगी थी, जो ये कसक मेरे अंदर रह गई। मैं हराया गया, उस किस्से पे नहीं जाऊंगा उस बार, लेकिन मैं ये बार थी कि उनसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि उस इलेक्शन भी हारा या मारा गया, और बाद में राजेश खन्ना से मेरी बोलचाल भी बंद हो गई। उन्होंने बात नहीं की, उनको मनाने में सालों लग गए, और जब अपने घर बुलाया हमने उनको, तो उसके बाद हमने उनसे माफ़ी मांगी, उनको गले लगाया। और जब मैं हॉस्पिटल में था, और जब राजेश खन्ना भी हॉस्पिटल में कुछ साल पहले, तो मैंने आके हमेशा हॉस्पिटल में एक ही चीज़ कहता था मैं, कि मैं अस्पताल से निकलूँगा और राजेश खन्ना के पास जाऊँगा। इतने साल बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी का MP वगैरह था, मैंने कहा कि मैं जाऊँगा और मैं राजेश खन्ना से माफ़ी मांगूँगा। लेकिन एक दिन अचानक मैं शायद ICU में था, कहाँ था, कि मेरी बेटी सोनाक्षी, लोगों ने कहा था हमें ख़बर नहीं देने के लिए, कि सोनाक्षी आई वहाँ पे, उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना अंकल इज़ नो मोर। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, वो कसक रह गई, तसल्ली भी रही कि हमने माफ़ी मांग लिया था उनसे। तो ये तो बात रही राजेश खन्ना के साथ जो चुनाव में हम लोग इकट्ठे थे, जो हार जीत हुई उसकी कहानी। लेकिन बाद में यहाँ पे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी में बहुत 40 साल आप रहे, 1980 से 2019 करीब 40 साल या 30 साल। हाँ, बहुत लंबा समय रहा। तो इसलिए आप देखते होंगे मेरा तो पालन पोषण हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। मैंने पार्लियामेंट में देखा है, जनता की मोहब्बत तो ठीक है, पार्लियामेंट में भी जब आप आते हैं, आपकी गाड़ी रुकती है, तो MPs भी, मिनिस्टर्स भी आपके लिए रुकते रहे। पार्टी ने बहुत आपके साथ काम किया। वाजपेयी सरकार में आप 2 बार मंत्री भी रहे, 2014 से 19 तक कैबिनेट मिनिस्टर रहा। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या नाराजगी की वजह हो गई कि आपको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा? जिस पार्टी ने आपके साथ न्याय किया, अन्याय किया, ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन बहुत मौका भी दिया। अभी वो घड़ी नहीं है बताने की, और ख़ासकर अभी इस वक्त क्या न्याय हुआ, क्या बातें हुई, कोई ऐसी बड़ी वजह रही? लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा आज भी उनके बहुत सारे लोगों से बहुत ही गाढ़ा लगाव है, संबंध है आज भी। मैं बहुत, क्यों, मेरा पालन पोषण तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। मैं जब आया, नानाजी देशमुख का आप तो जानते ही होंगे, नानाजी देशमुख हमको पकड़ कर ले गए थे, उनसे बहुत ट्रेनिंग मिलती थी। वो हमको पकड़ के, एक बहुत डॉयन थे रामनाथ गोयनका जी,
उनके पास लेके जाते थे। मैं अच्छा खासा कलाकार था, नामचीन कलाकार था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके पास जाता था। मेरे बड़े भाई समान फिल्म मेकर मनोज कुमार जी, वो लेके जाते थे। जयप्रकाश नारायण जी से बहुत हमारा सानिध्य कहें, अफेक्शन हो गया। और उनको लगा कि पूरे मुंबई में जयप्रकाश नारायण जी से कोई भोजपुरी में बात करता था तो मैं करता था, तो मुझसे वो भोजपुरी में बात करने के लिए बहुत इंतज़ार करते थे। और नाना देशमुख हमेशा मेरे घर आते थे, घर पे मेरे परिवार का वो और उनका बहुत स्नेह रहा, तो वो लेकर गए। उसके बाद उन्होंने हैंड ओवर किया अटल जी को, आडवाणी जी को, आपको तो सब पता है, अटल जी को आडवाणी जी को किया। उसके बाद उन लोगों ने हमको जो लालन पालन, फिर दिल्ली के जो टाइगर थे, इतने बड़े महान नेता मदन लाल खुराना, उनके हवाले किया। बिहार में कैलाशपति मिश्रा जी थे, उनके हवाले किया मुझको ट्रेनिंग के लिए। और फिर धीरे 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 ऐसा होता गया। लेकिन हाँ, एक वक्त आया कि मुझे लगा, हालांकि मैं अभी बता दूं सबके सामने कि माननीय प्रधानमंत्री जो भी हमारे हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, उनके लिए मेरी बहुत शुभकामना है, मैं उनको बहुत मानता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बेटे की शादी में भी ख़ास आए थे, कुश की शादी में, और सीधे उसी कार्यक्रम में आए थे। और मुंबई आके दिल्ली से, इतनी बारिश थी, इतना मौसम ख़राब था, किसी का आना संभव नहीं था। आडवाणी जी हवाई अड्डे पे 3 घंटे बैठे रहे, लेकिन आडवाणी जी नहीं आ सके। लेकिन ये माननीय मोदी जी आए वहाँ पे, और वो तो एयरफोर्स के प्लेन से किससे ऊपर से आए और वहाँ करीब 1 घंटा रह के गए। तो मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा। तो व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सैद्धांतिक तौर पे हमें लगा कि जो बातें हमारी, जैसे मुझे लगा कुछ बातें जो है हमें जनहित में नहीं दिखी, जैसे कि नोटबंदी। अब मुझे नहीं, मैं काफ़ी आवाज़ उठाई उसके लिए, आपने तो सुना होगा, बहुत आवाज़ उठाई, जनहित में नहीं थी। उसका कॉम्प्लिकेटेड, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसान आंदोलन वगैरह की बात, अभी इसको पॉलिटिकल नहीं करूँगा, वो तो बाद की बात है। उसके पहले जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड आ गई, तो हमने कहा नीम पे करेला क्या हो रहा है ये। मैंने बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन मैं इसमें मैं ना मोदी जी को, ना उनके साथ जो लोग हैं, किसी को इस पर नहीं कहूँ कि उन लोग से बात ही नहीं हो पा रही थी, और वो लोग अपने लोगों को रोक भी नहीं पा रहे थे, कुछ कारणों से होगा उस वक्त। बहरहाल मुझे ऐसा लगा कि अटल जी के वक्त में हमें तानाशाही, ये लोकशाही दिखाई पड़ रही थी, और मुझे अभी ऐसा लगने लगा कि तानाशाही दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने यही सीखा था और आज भी विश्वास करता हूँ कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। तो मैं देश हित में बात कर रहा है इसलिए कि मैं जनता के द्वारा चुना गया। हिंदुस्तान में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा वोट शेयर का रिकॉर्ड मार्जिन हमारा था, आपको तो पता ही होगा। जैसे इस बार मिड टर्म इलेक्शन में आसनसोल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारा ही हुआ। तो जब जनता के द्वारा चुना हुआ था तो मेरी जिम्मेदारी थी जनता के प्रति, इसलिए मैं कहता था कि ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। मैंने कहा व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश। सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में उनके प्रति आदर नहीं है। मैं सैद्धांतिक तौर पे गया। और एक बात और आपके यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं इस बात के लिए मैं आभारी भी हूँ बहुत लोगों का कि मुझे पार्टी से निकाला नहीं गया कभी जी। मैं पार्टी खुद छोड़ कर गया। ये चाहते तो निकाल भी सकते थे जी, पर निकाला नहीं। तो आपका सम्मान पूरा रखा, सम्मान रखा। तो आज मैं भी तो सम्मान करता हूँ। आपने कहीं देखा है मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के किसी दोस्त के खिलाफ कभी भी कोई ऐसे खिलाफ बात करता हूँ? नहीं करता हूँ मैं। लेकिन सर, कांग्रेस के थिएटर में फिल्म क्यों नहीं चली जाता? बता देता हूँ, खामोश। अभी बता देता हूँ मैं। कांग्रेस की बात जो आपने की ना, वो उस वक्त जब मैंने छोड़ी थी, ये छोड़ते जब उनको मुझे लगा कि वहाँ पे पटना, जहाँ से मैं रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हूँ, वहाँ से लगा कुछ लोग लोकल लेवल पे हमारे साथ साजिश कर रहे थे और मेरे को बगैर कारण दिए हुए एक दूसरे उम्मीदवार को वहाँ से खड़ा कर रहे थे। हमने कहा कि मैं तो रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हूँ। हर पार्टी का एक दस्तूर होता है, सिटिंग गेटिंग, और सेकंड को जो है पहला प्रेफरेंस। तो मैं तो सिटिंग था और रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप राज्यसभा में आ जाओ। अरे हमने, मैं कोई फुटबॉल हूँ क्या? उधर से फिर राज्यसभा से लोकसभा गया, अब लोकसभा से फिर राज्यसभा में आ जाओ। उसके बाद उन्होंने कहा, हमारे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड है रविशंकर जी,
उनको उन्होंने टिकट की बात कर दी। खैर आपने देखा होगा मैं इलेक्शन में उनके खिलाफ कुछ नहीं, मैं तो व्यक्ति विशेष के खिलाफ कभी बोलता ही नहीं हूँ। तो खैर वो हुआ। अब उस वक्त मेरे पास आपने जो कहा कि कांग्रेस की फिल्म ज़्यादा चली क्यों नहीं, उस पर बता रहा हूँ कि उसके बाद मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया और मैं सिर्फ नेशनल पार्टी में जा सकता था। जब मैंने कहा कि चुनाव लड़ूंगा वहाँ से, और मैंने कहा, लोगों ने कहा भी कि देखो ये टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं जो लड़ रहे हैं, लोगों ने ये भी कहा कि ईवीएम मशीन का भी बहुत बोलबाला चल रहा है, आपके ऊपर नज़र कुछ लोगों की लगी हुई है, खासकर लोकल लेवल पे, वो आपको सता सकते हैं, आपको हरा सकते हैं। लेकिन हमने कहा मैं अब यहाँ नहीं, यहाँ छोड़ चुका हूँ, तो अभी मैं जाऊँगा दूसरी पार्टी में। अब बाकी रीजनल पार्टीज हमको नज़र आ रही थी। एक कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इन सब की पार्टी थी। राहुल जी का नाम नहीं ले रहे? राहुल तो अभी आया ना, हम तो अगर उस जमाने से इतने 100 से सवा सौ साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी। तो हमने कहा उससे राजीव थे, सब थे, इंदिरा जी थी, बड़े बड़े लोग रहे उसमें। तो हमने कहा फिर नेशनल पार्टी ज्वाइन करता हूँ। तो नेशनल पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद जो हुआ एनीवे, जो वादे हुए, जो कहा, कुछ लोगों ने अगेन वहाँ पे, हम राहुल हमेशा वो हैज़ बिन वेरी नाइस टू मी, बहुत आज भी जैसे अच्छा कर रहे हैं, उस वक्त भी बहुत अच्छा कर रहे थे वो, बहुत अच्छे से बातचीत की उन्होंने से कर। लेकिन मोर लॉयल देन द किंग होते हैं कुछ पार्टी में, लेकिन अभी मैं नहीं कहना चाहूँगा, और मैंने पहले भी देखा होगा, नहीं कहता हूँ ऐसा, बिकॉज जो बात हो गई अब आप मूव फॉरवर्ड करिए। लेकिन मैं ममता जी का बहुत आभारी हूँ। जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता, मेरी सहयोगी भी आपसे, प्रीति भी आपसे सवाल चाहती है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और ममता जी पर पूछना चाहता हूँ सर, कि एक प्रधानमंत्री के साथ आप काम कर रहे थे 2018 तक 19 तक, अब जिनके साथ काम कर रहे हैं वो संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये फुल सर्किल होगा शत्रुघ्न सिन्हा का एक प्रधानमंत्री से दूसरे प्रधानमंत्री तक पहुंचने का? अब ये कहना मुश्किल है कौन प्रधानमंत्री होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसी कंपटीशन की आवश्यकता नहीं होती है। कोई IAS IPS का एग्ज़ाम नहीं है। जो लोग प्रधानमंत्री हैं, कुछ लोग बने हैं बहुत ही काबिल रहे हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री बने हैं वो आपके और हमारी तरह ही आम आदमी की तरह है। ऐसा नहीं कि बहुत ग्रेट, बहुत बड़े विद्वान लोग आ गए, वो डिग्री और क्वालिफिकेशन की बात नहीं होती आज। अब ममता जी का जहाँ तक, ममता जी ट्राई टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं। ममता जी ज़मीन से जुड़ी रही हैं। ममता जी का अभी सुन रहे थे कि उनका इतना संघर्ष किया है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, खासकर यंगर जनरेशन के हैं तो, कि उन्होंने कहा था कि मीटिंग में वाकई एक सन्नाटा छा गया था। उन्होंने कहा इतने साल मेरे संघर्ष में आप में से बताओ मेरे शरीर की कौन सी हड्डी नहीं टूटी है? आपको तो पता है, वो लेडी के अंदर अगर 30-30 दिनों तक का फास्ट कर सकती हैं वो, पूरा हिंदुस्तान, भारत सरकार हिल गई थी। आप तो पता है उस वक्त उनको इतनी मार पड़ी है कितनी बार कि हफ्तों 10-10 दिन तक बेहोश नहीं है, वेंटिलेटर पर कितनी बार रही हैं। लेकिन उनका लगन जो है, उनका कमिटमेंट जो है, उनका पैशन जो है और उनका कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन के साथ, वो काबिल तारीफ है। कसम। क्या मतलब ममता जी की बात ना करें तब भी पश्चिम बंगाल को लेकर, ज़्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर भारत से रहे, उत्तर प्रदेश से रहे, कुछ दक्षिण से भी रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल को भी इंतजार करते हुए बहुत समय हो गया। ज्योतिर्बासु, फिर प्रणब मुखर्जी और अब ममता बनर्जी। 2024 मतलब 90 से 2024 तक बंगाल इंतजार कर रहा है। क्या उसकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, आपको लगता है? मैंने अभी आपको कहा विजय दी कि ये नहीं कह सकता हूँ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या जो प्रधानमंत्री वो फिर प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो भारत की जनता तय करेगी, हम नहीं कर सकते हैं। और भारत की जनता चुन के जिन लोगों को भेजती है। सर, आप स्क्रिप्ट देख के बता देते थे कि फिल्म हिट होगी कि नहीं होगी, तो ये स्क्रिप्ट देख वो तो मुझे लग रहा है कि ममता जी को देखा हमने कि ममता जी की स्क्रिप्ट जो है बहुत ज़बरदस्त है, यानी जो मैं कहता बहुत जान है ममता में, बहुत जान। चलिए, उसमें दो राय नहीं है। जी प्रीति, आपसे कुछ जानना चाहूँ। हाँ प्रीति। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप आसनसोल कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद हैं, टीएमसी के दिग्गज नेता हैं आसनसोल में, और ऐसे में मेरा सवाल है, आपने भाजपा की इतनी तारीफ की, तो जब तृणमूल कांग्रेस में आप आए, तृणमूल कांग्रेस के साथ आप जुड़े, तो कितना अलग रहा आपको, कितना अलग लगा कि यार उस पार्टी में ये था और इस पार्टी में ये खासियत बात है? देखिए, पहली बात तो आपका जवाब दे दूं, आपने कहा मैंने भाजपा की बहुत तारीफ की।
मेरी एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है, मैं स्पष्टवादिता के लिए कायल हूँ, जी मशहूर हूँ जी या बदनाम हूँ। मैं स्पेड को स्पेड कहता हूँ, जी, जो फैक्ट है तो मैं कहूँगा। यही आपकी खासियत है सर। हाँ, मैं कभी भी अटल जी की शिकायत नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी भी अडवाणी जी की शिकायत नहीं कर सकता हूँ, जी। कभी मैं नानाजी देशमुख के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मेरे बहुत सारे लोग गुरु समान रहे हैं, मैं उन सबको बहुत आदर से प्रणाम करता हूँ। ये तो मैंने उस आधार पे बातें की। अब प्रीति, आपने पूछा क्या अंतर है। अंतर ये है कि यहाँ पे ममता जी का इतना दबदबा होने के बावजूद जी और वो लीडरशिप क्वालिटी जो गजब की है, उसके बावजूद उनके अंदर जो सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है, जिस तरह से ज़मीन से जुड़ी हुई है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं पे स्वेच्छा से उनका असर पड़ता है, जी जितने ज़ोर शोर से जब वो बात करती हैं तो ऐसा लगता है जो घर की वाकई माँ या दीदी बात कर रही हो, सब लोग सुनते हैं और मानते हैं। वो बेमिसाल है। और वो भी आपको अभी भी कुछ बातें हुई थी, उनकी बड़प्पन है कि ममता बनर्जी खुद पूछती हैं, अच्छा आप बताओ क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताओ, किसे उठा के पूरा पब्लिक से पूछेंगी। और उसके बाद भले वो डिसीजन उनका दिखता हो या होता है, लेकिन उनका एक कलेक्टिव डिसीजन चलता है और हम इसकी बहुत कदर करते हैं। सर, एक सवाल और मैं छोटा सा आपसे है, क्योंकि आपसे पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े पर्दे पर आप हीरो रहे, देश को कई बड़ी फिल्में आपने दी हैं, और ऐसे में उस पर्दे पर हीरो के किरदार में, पॉलिटिशियन के किरदार में रहे, जब निजी लाइफ में आप पॉलिटिशियन बने, उस लाइफ को जीना कितना आसान था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था? शत्रुघ्न सिन्हा इतने बड़े एक्टर, उसके बाद फिर पॉलिटिशियन। नहीं, बहुत चुनौतीपूर्ण है। शो बिजनेस और पॉलिटिकल बिजनेस दोनों बड़ा सर, जब खतरनाक। प्रीति जब हुई थी ना, तब आपकी 50 फिल्में हिट हो गई थी, इसलिए वो बहुत बड़े तरीके से आपने सर, मैं आसनसोल से हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। आप आसनसोल से हैं? जी बिल्कुल। बहुत जान है, वेरी गुड, ओके। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद हैं मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, और मैं बहुत आज ग्लैड फील कर रही हूँ कि हमारे मंच पर आज खुद तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहाँ मौजूद हैं, और मैं उस धरती से आती हूँ जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सांसद वहाँ मौजूद हैं और लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं खुद भी पर्सनली बोलूँगी, शत्रुघ्न सिन्हा जी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आने के बाद उन्होंने बहुत काम किया है, लोगों के बारे में सोचते हैं, कई ऐसी बड़ी पॉलिसी जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं था, आपके आने के बाद लोगों को धीरे धीरे वहाँ पता चल रहा है। सर, सवाल का जवाब। आप बहुत अच्छी हैं, आपने इतनी तारीफ की, अब मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। पहली बार आपके बोलने के बाद, आप हो ना हो, अब मैं हो गया हूँ खामोश। सर, आखिरी सवाल, सोनाक्षी जी का एक डायलॉग बहुत चर्चित हुआ, वो था कि थप्पड़ से नहीं साहब, मोहब्बत से डर लगता है, प्यार से डर लगता है। तो इतनी मोहब्बत शत्रुघ्न सिन्हा को मिली है, शायद ही किसी को मिली है, कभी डर लगा आपको? हाँ, डर लगा। ये इस डर की वजह मैं थोड़ी पहले कही थी अपने बातचीत में विजय जी कि हमारे पॉलिटिशियंस फ्रेंड्स को भी ख्याल रखना चाहिए जी, कि इतना प्यार मिलता है, पब्लिक एकदम सर आँखों में बिठाती है, तो सबसे ज़्यादा उनको ख्याल रखना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी की, अपनी छवि की, कि छवि बहुत ज़रूरी है। यानी पब्लिक फिगर को पब्लिक में कैसे कंडक्ट करना चाहिए, ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने इतना प्यार दिया, तो ऐसी हरकतें जो हैं, आप सोचो इतने सालों में, मैं करप्शन और किसी इल्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपने नहीं सुना, चाहे 2 बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा, हेल्थ फैमिली वेलफेयर या शिपिंग का मिनिस्टर रहा, कभी आपने नहीं सुना होगा, ये भी मेरे फेवर में जाता है। लेकिन फिल्मों में भी तो कभी जहाज डूबा नहीं ना आपका? जहाज में नहीं डूबा, और कोई ऐसी हरकत भी नहीं हुई जिसकी वजह से किसी किस्म की बदनामी हो या इल्ज़ाम लगे। लेकिन विजय जी, उसके अलावा कहूँगा, फिल्मों में जैसे प्रीति ने भी सवाल किया, तारीफ़ की, मेरी अच्छी अच्छी बातें की, कि फिल्मों में भी आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि कभी किसी क्लब में मैंने कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी, या किसी पार्टी में मैंने ऐसी हरकत कर दी, या किसी को छेड़छाड़ दिया हो, या किसी कोई मी टू और ये फलाना, वो सब तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज तक मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर के बावजूद, मेरी अदाओं के बावजूद, मेरी कुछ चुलबुली हरकतों के बावजूद, आपने एक किस्सा नहीं सुना होगा आज तक कि मैंने कभी किसी को छेड़ा हो, या कभी किसी से झगड़ा किया हो, या कभी किसी से मारपीट हुई हो, कभी नहीं सुना होगा।
आसनसोल के लोग तो बहुत इमेज खुश को हैं ठीक सर। रखना बहुत जरूरी है, और चाहे पॉलिटिक्स हो या शो बिजनेस। और सर आसनसोल की जनता भी कहती है कि जब भी शत्रुघ्न साहब आते हैं यहाँ तो ऐसी ऐसी बातें जब भी वो संबोधित करते हैं यहाँ के लोगों को तो हम तो देख के ही खुश हो जाते आए हैं। लेबर सर 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए खामोश वाली अगर आप बोल दें प्लीज सर। क्या बोल दूं? सर डायलॉग। डायलॉग, ओके। पता नहीं ना कि यहाँ पे किन लोगों को, कौन लोग हैं, उनको क्या पसंद होगा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं सबको शत्रुघ्न सिन्हा पसंद है। जी सर बिल्कुल। आए, दिल जीत लिया विजय त्रिवेदी आपने। आए तो कह देना छेनू आया था। थैंक यू वेरी मच। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा। ओह बिग क्लैप फॉर शत्रुघ्न सिन्हा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक यू तृणमूल आपके प्यार कांग्रेस के लिए, के आपकी सांसद मोहब्बत के लिए। आपको शत्रुघ्न ऐसी सिन्हा मोहब्बत मिलती हमारे रहे। मंच पे बहुत शुक्रिया। हमारे मंच पर आए और बहुत बहुत आप शुक्रिया तमाम लोगों शत्रुघ्न का सिन्हा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।